का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, अच्छी खेती, अच्छी किसानी और अच्छा किसान वही है जो सही समय पर सही प्रबंधन को अपनाए। अब चूंकि अभी रबी की कटाई और गहाई का काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अगर हमारे किसान साथी सही प्रबंधन को अपना ले तो ना केवल उत्पादन ज़्यादा होगा बल्कि आर्थिक तौर पर लाभ भी ज़्यादा होगा। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खास तौर पर हम बात करेंगे रबी की कटाई प्रबंधन के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, पोषण सुरक्षा के लिए आगे आए कृषि विश्वविद्यालय। टिकाऊ आमदनी के लिए मोटे अनाजों का प्रसंस्करण जरूरी। नवाचारी किसानों से रूबरू हुए चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर। और प्राकृतिक खेती के लिए देसी गोवंश का पालन जरूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने SKRAU के दीक्षांत समारोह में कहा कि पोषण सुरक्षा के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को आगे आना चाहिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का 19वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पोषण सुरक्षा से जूझ रहे देशों की मदद के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को आगे आने की जरूरत है। तकनीक हस्तांतरण के जरिए पोषण और उत्पादन की चुनौती से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की बहुत संभावनाएं हैं। किसान देश के विकास की धुरी है। सशक्त किसान से ही राष्ट्र सशक्त बन सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से किसानों से जोड़ने की आवश्यकता जताई। किसानों को टिकाऊ आय प्राप्त करने के लिए मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करना जरूरी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वार और बाजरा जैसी फसलें किसानों की आर्थिक तस्वीर बदल सकती हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और अखिल भारतीय बाजरा समन्वित अनुसंधान परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोटे अनाज और बीजीय मसाला फसलों पर आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान शोध पत्रों का वाचन भी हुआ। श्रेष्ठ शोध पत्रों को पुरस्कृत भी किया गया। सम्मेलन में MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति अजय कुमार शर्मा ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान मोटे अनाज और बीजीय मसालों का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। किसानों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाजरा, ज्वार, राजगिरा, चिया, किनवा, ईसबगोल, जीरा सहित दूसरी फसलों का प्रसंस्करण जरूरी है। प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के बिना किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जा सकता। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने कहा कि मोटे अनाजों को शक्तिपुंज के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा बाजरा की उन्नत संकर किस्म MPMH 1721 और संकुल किस्म MBC2 विकसित की है। प्रोफेसर अमर सिंह परोदा ने कम पानी और जल्दी पकने वाली बाजरे की किस्म विकसित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कृषि स्नातकों के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम पर भी जोर दिया। ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा ने कहा कि मोटे अनाज और बीजीय मसालों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास जरूरी है। सम्मेलन के आयोजना सचिव डॉक्टर ML महरिया ने बताया कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत में बीजीय मसाला की बुआई 22.1 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 22.6 मिलियन टन है। सम्मेलन में देश विदेश से 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल जिले में नवाचारी किसानों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा करते हुए किसानों द्वारा अपनाए जा रहे कृषि नवाचारों को देखा। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जिले के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर नवाचारी किसानों के खेत पर पहुंचे। किसानों से वार्ता करते हुए खेतों में खड़ी फसल का भी अवलोकन किया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल अपने दौरे के दौरान सबसे पहले श्रीपुरा के किसान नेमीचंद धाकड़ के खेत पर पहुंचे। यहां उन्होंने किसान नेमीचंद के द्वारा की जा रही स्ट्रॉबेरी की खेती, मल्चिंग पर लहसुन की खेती, आम के सघन बगीचे का अवलोकन किया। किसान नेमीचंद ने ड्रैगन फ्रूट, हाइब्रिड अमरूद के बगीचे और अफीम की खेती के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि किसान नेमीचंद अपने खेत पर आंवला, अमरूद और सीताफल आदि के ग्राफ्टिंग पौधे भी तैयार कर रहा है। पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद जिला कलेक्टर लुखदा गांव पहुंचे। इस गांव में DMFT योजना के तहत मटर फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। साथ ही मटर उत्पादक किसानों से बातचीत की। किसानों ने बताया कि वर्तमान में मटर 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निम्बाहेड़ा मंडी में बिक रहा है, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। उपनिदेशक उद्यान डॉक्टर शंकर लाल जाट ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 1500 किसानों को मटर बीज के साथ अन्य आदानों का वितरण किया गया था। किसानों से रूबरू होने के दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने मौजूद दूसरे किसानों को भी कृषि नवाचार अपनाकर आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए किसान के पास देसी गोवंश होना जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के द्वारा प्राकृतिक खेती पर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भवानी मंडी क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर TC वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए किसान के पास देसी गोवंश होना जरूरी है। पंचगव्य, बीजामृत, घन जीवामृत, वर्मी खाद, वर्मी वॉश सहित दूसरे कई आदान में गाय का गोबर और गौमूत्र काम आता है। इस आदान के बिना किफायती प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। कार्यक्रम को संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चंद मीणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह ने पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ साथ कृषि में गोबर और गौमूत्र का उपयोग और उद्यमिता के अवसरों के बारे में बताया। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के सहायक निदेशक राजेश विजय ने किसानों को पौध संरक्षण के उपाय और नेमीचंद राठौड़ ने राज किसान साथी पोर्टल के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रगतिशील किसान देवीलाल गुर्जर और रमेश कुमार कुलमी ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों और अनाज की गुणवत्ता के बारे में बताया। केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम रुंडला ने कृषि आदान तैयार करने की प्रायोगिक जानकारी किसानों को दी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, कहते हैं कि किसी भी सफल कार्य का प्रमाण उस कार्य की सफल योजना के माध्यम से ही किया जाता है। अगर हम खेती किसानी में बात करें तो खेती किसानी में भी अगर हम प्रबंधन को अपना लें तो ना केवल हमें उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा बल्कि मुनाफा भी ज़्यादा प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत चूँकि अभी रबी की फसल की कटाई और गहाई का काम चल रहा है, तो ऐसे में अगर हम सही तरीके से प्रबंधन को अपना लें तो हमारे जो भी किसान हैं वो अपनी फसलों के उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। अब कटाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो रबी की फसल में किस तरह से हमें कटाई प्रबंधन करना है, किन खास बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से सावधानी रखनी है, ग्रेडिंग कैसे करें, हम पैकेजिंग कैसे करें, भंडारण कैसे करें और भंडारण के बाद अगर कोई कीट लग जाए तो उसका समाधान हम कैसे प्राप्त करें। तो किसान साथियों, आज इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमने सवाई माधोपुर से आमंत्रित किया है हमारे आज के खास एक्सपर्ट कृषि पर्यवेक्षक धरतीराज मीणा जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में धरतीराज जी। नमस्कार सभी किसान साथियों को। धरतीराज जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी की फसल एक प्रमुख फसल मानी जाती है और अभी रबी की कटाई और गहाई का काम शुरू होने वाला है और कुछ
क्षेत्रों में ये काम शुरू भी हो चुका है। जी। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो कटाई के दौरान खास बातों का ख्याल रखें? देखिए किसान भाइयों, अभी रबी फसलों की कटाई का कार्य बड़े शोर ज़ोर से चालू है और करीब करीब अभी तक ये जो अपनी रबी की फसल की जो कटाई का कार्य है ये फरवरी अंत से शुरुआत हो जाती है। अभी सरसों की सबसे ज़्यादा सरसों की कटाई चल रही है और कटाई एक ऐसा कार्य है फसलों की कटाई के लिए जो अधिकांश श्रमिक न मिलने के कारण किसान अधिकांश समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ये आजकल ऐसे कई मशीनें चल रही है जो अपने जो कटाई का कार्य है उसको बहुत आसान कर दिया गया है। नहीं तो ये कार्य बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक लगातार कंटिन्यू चलता था, उससे किसान काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन आजकल अपन ऐसे जैसे कि कटाई के कई प्रमुख साधन हैं, उन्नत हसिया है और ये रीपर है और कंबाइन वगैरह ऐसे अपने कृषि यंत्र है जिससे किसान भाई कम समय में अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। जी धरतीराज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कृषि उपकरणों ने हमारी कटाई का काम आसान बना दिया है। तो अगर हम कृषि उपकरणों को इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारे किसान साथियों को बताइए। बिल्कुल दीपा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जो किसान भाइयों के लिए कि फसलों की कटाई करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखो किसान भाइयों, रबी की फसलों की अपन गहाई या कटाई करते हैं उस समय हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल ऐसे ऐसे कृषि यंत्र चल गए हैं जिसमें क्या किसान को सावधानियां न रखने से उसको बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारे कहीं कृषि यंत्र जो थ्रेशरिंग के लिए आते हैं उसको थ्रेशरिंग गहाई करते समय किसान भाई जो पीछे से अपने उसमें गहाई जो फसल को डालता है तो उसके पास में एक हमारे भारत सरकार का जो क्रम होपर लगा होता है उस होपर को बिल्कुल उसको हाथ में रहना चाहिए। अगर किसान भाई उसके अगर हाथ भी चला जाए, खींच भी ले तो उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो कृषि यंत्र में जो मोटर का जो बटन होता है आजकल उसको क्या है जो गहाई देने वाला किसान है उसके पास ही रखना चाहिए। उससे क्या वो तुरंत अगर ऐसी भी समस्या किसान भाई को लगे तो उसको दबा के बंद कर सकते हैं। किसान भाई कोई भी फसल की गहाई करते समय अपने वस्त्र जो है ढीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, मुंह पर कपड़ा लगाना बिल्कुल चाहिए। मुंह पे कपड़ा लगाना चाहिए जिससे क्या है कि उसको डस्ट वगैरह से आर्थिक नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा भी किसान भाई इसमें अपने जैसे कि काफ़ी टाइम जैसे लगातार 8 घंटे तक ऐसे कई किसान लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे से ज़्यादा ही गहाई करने में काम में लगे रहते हैं तो उनकी अनिद्रा के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है जिससे भी कई बार नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई ऐसी लापरवाही ना करे, इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखें। बिल्कुल आपने सही बात कही कि किसान कटाई के दौरान लापरवाही ना करे और बहुत ही सावधानी से कटाई को करे। आपसे पूछना चाहेंगे कि कटाई अब हो चुकी है तो हमारे किसान ग्रेडिंग कैसे करें, अपनी फसलों को ग्रेड कैसे करें, अलग अलग कैसे करें, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपा जी, देखो किसान भाइयों ऐसा है, अगर आप अपनी फसलों की कटाई करने के बाद आपको तुरंत उसके बाद में अपने फसलों की ग्रेडिंग करना चाहिए क्योंकि ग्रेडिंग करके आप अगर बाज़ार में मार्केट में आपकी फसल को ले जाएंगे तो आपको अच्छा दाम मिल पाएगा। उस हिसाब से क्या है कि फसलों के दानों का अलग अलग तरह से ग्रेडिंग हो जाता है तो वो छोटा और कटा फटा जैसा भी आपको ग्रेडिंग करके शुद्ध एक तरह से फसल तैयार हो जाती है, उससे आपको मार्केट अच्छा मिल पाता है। तो ये भी किसान भाइयों को ज़रूरी करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। तो मतलब किसान साथियों ने अपनी ग्रेडिंग कर ली, अनाज को अलग तरीके से रख लिया कि जो कटा फटा अनाज है वो अलग रख लिया और जो सही अनाज है वो अलग रख लिया। अब ग्रेडिंग की बात आती है भंडारण की बात कि हमारे किसान साथी अपने अनाज को, फसलों को किस तरह से भंडारित करें, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी दीपा जी, देखो किसान भाइयों ऐसा है कि अपनी फसलों की कटाई के बाद में अपने ग्रेडिंग करने के बाद में अगर किसान भाई उसका रखरखाव ठीक ढंग से ना करे तो उसमें भी अपन को कम से कम 10% नुकसान का वो पड़ता है, किसान को करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि जब अपन को अनाज का भंडारण करना हो तो भंडारण अपना एक साफ़ सुथरा रखरखाव अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अपन पहले भंडारण की पूरे उसकी अपना साफ़ सफाई करें और साफ़ सफाई करके उसके बाद में अगर किसान भाई उसमें भंडारण करना चाह रहा है तो नीचे अपने ज़मीन से कम 6 फीट के ऊपर अपने नीचे या लकड़ी के पंठे लगा के या उसको उसके ऊपर अपनी बोरियां रखे। और बोरियां जो अनाज भरने के लिए जो बोरियां काम में ले किसान भाई हो तो एक चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखें कि उन बोरियों को या तो आप खुले में या तो धूप में सुखा ले, नहीं तो उसके साथ में आप उसमें गर्म पानी करके या उसको उसमें खंगोल के निकाल के सुखाकर उसको बिल्कुल आप उसमें अनाज भरे। और दूसरी बात ये है किसान भाइयों कि आप उसके अलावा भी एक सावधानी को ज़रूर रखें क्योंकि आजकल क्या है कि अपन अनाज में जैसे कि अपन गहाई करते हैं फसलों की
और तुरंत निकालने के बाद उसको तुरंत बोरियों में भरने से क्या है कि उसमें फफूंद पैदा हो जाती है और कई ऐसे कीट है जो उसमें लग जाते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आप उसको बिल्कुल अनाज को सुखाएं और उसको उसमें मतलब यूँ मानो कि आप 10% नमी रहे, उसके बाद में उसका भंडारण करें। और भंडारण ऐसी जगह करें जिसके चारों तरफ साफ़ सफाई हो, और बिल्कुल आपको उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए किसान साथियों, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि भंडारण के समय सही रखरखाव की बहुत ही ज़रूरत है। जो भी अनाज है उसको गीला हम बोरियों में ना भरें, क्योंकि अगर हम गीला अनाज भरते हैं तो फफूंद लगने के या कीट लगने की संभावना बनी रहती है। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर कीट लग गया तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें, क्या समाधान होना चाहिए, ये आप भी बताइए। देखो किसान भाइयों, ऐसा है कि अपने भंडारण के बाद क्या है, कई बार किसान ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कई दिनों तक अपने अनाज को भंडारण को देखते भी नहीं है, और जब उनको बाद में जब वो काम पड़ता है उस टाइम अपना अनाज को देखते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अपने जो भंडारण में कम से कम किसान को 10% नुकसान होता है अपने फसल का। तो उसके लिए आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि भंडारण करते समय आपको अगर कोई कीट लग जाता है, जैसे भंडारण में अपन कोई भी फसल का भंडारण करते हैं तो उसमें कई सारे जैसे खफरा, इली और मक्का की सुरसरी, बहुत सारे कपास की इली, कई चीज़ें अपने छोटे मोटे ऐसे कीट होते हैं जो किसान को पता भी नहीं चलता और अंदर वो पनपते रहते हैं। तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि अपन सबसे पहले भंडारण के लिए फसलों को अच्छी तरह सुखाई कर दे, और सुखाई करने के बाद में अगर आपको ऐसा भी लगे कि इसमें कीट लग सकता है तो उसके लिए आप अपने एल्यूमिनियम जिंक फॉस्फोइड की जो एक गोली आती है उसको आप 1 मीट्रिक टन में एक गोली को रखें और उसको रखें और उसमें आराम से। इसके अलावा भी आप नीम के पत्ते, जैसे अपने बायो में भी है, जैविक में भी आप नीम के पत्तों को सुखाकर उनमें नीम के पत्ते मिलाकर भी आप रख सकते हैं। उसमें भी किसान भाई अपने फसल को कीटों से बचा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान साथियों देखिए, हमारी जो भी कटाई है वो शुरू हो गई थी। कटाई के बाद हमने ग्रेडिंग कर ली, भंडारण कर लिया, अगर कोई कीट लग गए तो उसका भी समाधान हमने प्राप्त कर लिया। अब बात आती है फसलोत्तर प्रबंधन की। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे किसान साथी फसलोत्तर प्रबंधन को कैसे अपनाएं ताकि हमारी बात की आने वाली फसल भी सुरक्षित रखी जा सके। किसान भाइयों, अपनी फसल के लिए देखो फसल प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपको अभी कटाई का समय चल रहा है रबी फसलों का। सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कटाई हो रही है। अब कई क्षेत्रों में भी सरसों की भी चल रही है, गेहूँ चल रहा है, चना चल रहा है। तो उसके लिए आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि अपन को फसल को, कोई भी फसल उसका पता लगाना कि ये पकने में तैयार है, इसको कब काटनी चाहिए, उस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें, और इसको सही समय पे भी काटनी चाहिए। अगर किसान भाई इसका सही समय पे कटाई अगर नहीं करेगा तो उसको भी अपन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान भाई आजकल प्राकृतिक आपदाओं से भी कई नुकसान होते हैं। ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, उससे भी किसान भाई को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सही समय पे फसलों की कटाई करें। और सरसों में जैसे खासकर मैंने देखा है, या आपको बता दें कि अगर अपने जैसे कि सरसों पीली पड़ जाए या उसमें चटकने की आवाज़ आ जाए दबाने पर दाने की, तो उसकी कटाई कर लेना चाहिए। और गेहूं में भी यही होता है, गेहूं में अगर अपन को बालियाँ पीली पीली पड़ने लग जाए उस समय आपको गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, कटाई हो गई, भंडारण हो गया, ग्रेडिंग हो गई। अब बात आती है कि हमारे किसान साथी भंडारण के बाद अगर किसी मार्केट को तलाशना चाहें, अपनी फसलों को बेचना चाहिए, तो क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे मार्केट को तलाशें, किस तरह से विपणन करें? ऐसा है किसान भाइयों, अपनी फसल तैयार होने के बाद अपन को उसको मार्केट बाज़ार के लिए अपन बेचने के लिए जाते हैं तो कई किसान भाइयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी फसल का बिल्कुल सही दाम मिले, कहाँ मिले और कैसे ले जाए, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। ग्रेडिंग करने के बाद आपको सही फसल के सही दाम मिल पाते हैं। तो उसके लिए आप हर ज़िले में कृषि उपज मंडी होती है हर जगह, जो उसमें अपन को सरकारी दाम जो भी है वो अपनी फसलों का मूल्य मिल पाता है, जो समर्थन मूल्य पे फसल अपनी बिक जाती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने ज़िले में जो कृषि उपज मंडी है उसमें अपने फसलों को वहाँ पे ले जाए, और वहाँ पर ले जाकर अपने जो कृषि उपज मंडी में जो आड़तियाँ होते हैं उनसे मिलकर अपने फसलों का सही दाम बोली लगवाए, और उसके बाद में आप उसको सही दाम पे बेच सकें, जिससे आपको आर्थिक नुकसान ना हो। तो किसान साथियों, जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपकी फसलों का अच्छा दाम आपके बिल्कुल पास में जो कृषि उपज मंडी है वहां आप लेकर जाइए और अपनी फसलों का उचित दाम आपको मिल सकता है। धरतीराज मीणा जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और बहुत ही बारीकी से आपने रबी की फसल में कटाई प्रबंधन के बारे में बात करी कि किस तरह से हमें कटाई करनी चाहिए, किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, भंडारण कैसे करें, ग्रेडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, तमाम बातों पर आपने बातचीत की। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने जाना कि किस तरह से रबी की फसल में हमें कटाई प्रबंधन को अपनाना है,
कटाई करते समय हमें किन किन खास बातों का ख्याल रखना है, कटाई के जो भी उपकरण अगर आप इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं तो क्या विशेष सावधानी रखनी है, इसके साथ ही ग्रेडिंग कैसे करें, भंडारण कैसे करें, और अगर भंडारण के बाद यदि कोई कीट लग जाए तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, ये तमाम बातें आज हमने अपने कार्यक्रम में जानी। उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो उसके लिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और पत्र पूछने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।